मैं मोहसिन मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज बीए पार्ट तृतीय आधुनिक भारत इतिहास में धन निष्कासन सिद्धांत पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो धन निष्कासन सिद्धांत है वो सिद्धांत किसने दिया, क्या है, उसका अर्थ क्या है, धन निष्कासन के माध्यम से कितना धन भारत से बाहर गया, किस स्वरूप में गया, इसके भारत पर क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़ा, ये इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं धन निष्कासन सिद्धांत। इसका साधारण अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत द्वारा जो उत्पादन का वह हिस्सा जो बिना भारतीय के उपभोग किए बिना और बिना उसका भुगतान किए वो हिस्सा इंग्लैंड पहुंचाया गया राजनीतिक कारणों से, उसे हमने धन निष्कासन कहा। यानी भारत का धन, भारत की संपत्ति, भारत की वस्तुएं भारत से इंग्लैंड 1757 से लेकर 1947 के दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज सरकार द्वारा जो भेजी गई, जिसका लाभ भारतीयों को नहीं मिला, उसे उस संपत्ति, धन, वस्तु को हमने धन निष्कासन कहा। ये धन निष्कासन या आर्थिक निकास, ये सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी और इसका सर्वप्रथम उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ, आर्थिक निकास या धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। ये जो धन की निकासी की जो अवधारणा है, इसका विकास वाणिज्यवादी सोच के क्रम में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन को बुराइयों की बुराई का, सभी बुराइयों की बुराई का, एविल ऑफ एविल्स का, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को क्या कहा? सभी बुराइयों की बुराई, एविल ऑफ एविल्स। 1905 में उन्होंने कहा था, धन का बहिर्गमन, धन का बाहर जाना समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय गरीबी का मूल कारण है। सभी बुराइयों की मूल जड़ वो बताया और भारतीय गरीबी का मूल कारण बताया। इस धन निष्कासन सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने यह अवधारणा को जन्म दिया, इसे विस्तारित रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी इसको विकसित किया। इस पर विस्तृत चर्चा और प्रकाश डाला। इन लोगों के अनुसार तो इस धन निष्कासन सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक हैं, वो सभी धन निष्कासन सिद्धांत के समर्थक थे। इनके अनुसार सिंचाई योजना पर जो खर्च होना था, उसके स्थान पर यह मद प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी सरकार के लिए किया गया। इन लोगों ने बताया कि जो धन निष्कासन था उसके मुख्य तत्व क्या थे, वो कैसे होता था। तो उसके मुख्य तत्व उन्होंने माने कि अंग्रेज प्रशासनिक सैनिक अधिकारियों के वेतन के रूप में धन निष्कासन जाता था, वेतन और भत्तों के रूप में। भारत में विदेशियों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज के रूप में जाता था। तीसरा, नागरिक सैन्य विभाग के लिए जो ब्रिटेन के भंडारों से जो वस्तुएं खरीदी जाती थी, उसके लिए जो पैसा भुगतान किया जाता उस रूप में जाता था। नौवहन कंपनियों के भुगतान के रूप में जाता था। विदेशी बैंकों तथा बीमा के लाभांश के रूप में भारतीय धन विदेश इंग्लैंड जाता था। इसका परिणाम ये निकला
कि भारतीय धन इंग्लैंड चला गया, जिससे भारत में इसका निर्माण और संग्रह न हो सका, जिससे भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, उसको गति नहीं मिली। इसका लाभ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मिला और ब्रिटिश भारत का शोषण करके बड़ा औद्योगिक देश बन गया। ये ऐसा माना जाता है इस धन निष्कासन का। अगर हम ये जो साधन धन निष्कासन था इसकी बात करें तो ये धन निष्कासन जो 1757 से लेकर 1947 तक चला, इसे रमेश चंद्र दत्त ने 3 भागों में बांटा। उन्होंने माना कि इसके 3 चरण हैं। पहला वाणिज्यवादी चरण, जिसमें धन निष्कासन के रूप में सोना चांदी कीमती धातुएं बाहर गई। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं देखकर इंग्लैंड भारत की वस्तुएं खरीदते थे, लेकिन 1757 के बाद उन्होंने सोना चांदी देना बंद कर दिया और कर्नाटक और पलासी युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल से प्राप्त दीवानी और कंपनी के निवेश और बंगाल की लूट से भारतीय माल खरीदकर इंग्लैंड निर्यात करने लगे और धन कमाने लगे। ये तरीका उन्होंने निकाला। ये तरीका 1757 से 1813 तक चलता रहा। इस प्रकार उनको भारत में सोना चांदी नहीं देना पड़ता था, भारत से ही वो माल खरीदते थे भारत के पैसे से और उसको बाहर भेज देते थे और लाभ कमाते थे। ये वाणिज्यवादी दौर था। 1813 से 1857 तक 58 तक दूसरा चरण रहा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चरण था। इस चरण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, इसलिए भारतीय बाजार इंग्लैंड के अन्य उद्योगपतियों के लिए भी खुल गए, जिससे वो और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इसलिए अब इस धन निष्कासन का स्वरूप बदल गया। अब भारत में से वो लोग कच्चा माल लेने लगे और वहाँ से निर्मित माल यहाँ बेचने लगे और भारत के जो निर्मित माल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले वाले चरण में भारत का निर्मित माल जाता था वहाँ पर, जिनका पैसा वो भारत इंग्लैंड से नहीं मंगाते थे, बल्कि भारत में बंगाल की लूट से, बंगाल की दीवानी से और भारत से ही वसूलते थे और वहाँ भेजते थे। दूसरे चरण में अब उनका क्या हो गया कि वहाँ का निर्मित माल यहाँ भेजते और कच्चा माल वहाँ ले जाते थे। इस चरण में अब देने के लिए जो भारत से व्यापार करते थे इंग्लैंड के लोग व्यापारी, उनके पास इंग्लैंड को देने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए उन्होंने नई चीज़ नील और कपास की खेती आरंभ की और नील और कपास इंग्लैंड भेजने लगे, बदले में निर्मित माल लेने लगे और उसको भारत में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाने लगे। लेकिन भारत का जो नील और कपास था वो अमेरिका के नील और कपास कैरिबियाई देशों के सामने टिक नहीं सका, क्योंकि वो नील और कपास सस्ती भी थी और उच्च क्वालिटी की भी थी। इसलिए अब इस काल में इन व्यापारियों ने एक नया तरीका अपनाया। इन्होंने नील और कपास की जगह अफीम भारत में उत्पादन करने लगे और इस अफीम को चीन बेचने लगे और चीन से रेशम और चाय लेकर इंग्लैंड बेचने लगे। इस प्रकार ये व्यापार संतुलन करने लगे। इस चरण में ये चरण 1858 तक चला। फिर 1858 में तीसरा चरण आरंभ हुआ, जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में न रहकर ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बन गया। तब जो भारतीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी जगह भारत सचिव का पद सर्जित हो गया और गवर्नर जनरल वायसराय में बदल गया। तो इस काल में भारत सचिव और उसके परिषद का खर्चा भारतीय खाते में डाल दिया गया। 1857 को दबाने में जो खर्च हुआ वो भी भारतीय खाते में डाल दिया गया और एक नए तरीके से भारतीय धन बाहर जाने लग गया। एक तो जो 1857 का खर्चा डाल दिया तो उसका जो खर्चा हो उस पर जो ब्याज वो भारतीयों को देना पड़ा। भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था उसकी जो परिषद थी उसका जो खर्चा था वो भारतीयों पर थोप दिया गया, वो भारतीयों को देना पड़ा। इसके अलावा गृह व्यय, भारत सरकार का जो गृह व्यय था जो इंग्लैंड भेजा जाता था वो भारतीयों से लिया जाता था। इसके अलावा भारत में वहाँ जो
वित्तीय जो पूंजीवाद हो गया था, वहाँ पर निर्मित माल के अलावा अतिरिक्त शेष बचने लग गया था, जिसके निवेश के लिए उनके पास ब्रिटेन में ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। तो उस धन को भारत में रेलवे में, बीमा कंपनियों में, जहाजरानी में, भारतीयों को लोन देने में, ऋण देने में, इस रूप में निवेश किया गया और बदले में इस निवेश का लाभांश, ब्याज, ऋण और जो कर्मचारी यहाँ नियुक्त किए गए उनका वेतन भत्ता, इस रूप में धन इंग्लैंड जाने लगा। और जो गृह व्यय था, जो भारत परिषद थी, सचिव परिषद, उसका खर्चा, इसके अलावा भारतीय सैनिकों के लिए जो सामान खरीदा जाता था वो इंग्लैंड से, वह भी इंग्लैंड से मंगाया जाता, उसका धन इस रूप में इंग्लैंड जाने लगा। इसी दौर में 1870 में ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये का अवमूल्यन भी हुआ, जिस कारण और ज़्यादा मात्रा में धन जाने लगा। ये जो प्रक्रिया थी, ये धन निष्कासन था। अब प्रश्न ये उठता कि ये 3 चरणों में जो आर.सी. दत्त ने बताया, इस रूप में ये चरण एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक चरण दूसरे का, दूसरा चरण तीसरे का आधार था। ये धन निष्कासन हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे? तो इसके दादा भाई नौरोजी ने 6 कारण बताए। एक तो भारत पर विदेशी शासन था, उनके नियम थे, उनके प्रशासन था, इस कारण धन निष्कासन हुआ। दूसरा, भारत का जो आर्थिक विकास के लिए जो आवश्यक धन था और जो श्रम था वो इंग्लैंड ने, विदेशियों ने लगाया था, इसलिए उस निवेश का लाभांश और श्रम का वेतन वो इंग्लैंड गया। तीसरा, भारत की सुरक्षा के लिए जो ब्रिटेन सेना नियुक्त की गई थी, उसका प्रशासन और सेना का खर्चा वो भी इंग्लैंड जा रहा था। चौथा कारण, भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्र में निर्माण का जो भार उठा रहा था और जो निर्माण कार्य हो रहा था वो विदेशियों द्वारा किया जा रहा था, उस रूप में भी भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था। और विदेशियों द्वारा जो धन लगाया जा रहा था उसका ब्याज के रूप में, ये सारे कारण थे जो भारत का धन इंग्लैंड गया। भारत का धन जो इंग्लैंड गया, इसके दुष्परिणाम क्या निकले? इसके दुष्परिणाम निम्न हुए। पहला, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा धन निष्कासन का? अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा। धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी का संचय नहीं हो सका और पूंजी संचय नहीं होने से औद्योगिक विकास नहीं हुआ, एक। दूसरा, लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर गया, जिससे गरीबी बढ़ गई। तीसरा, जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। और चौथा कारण, जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए, इसलिए लोग खेती की तरफ चले गए और खेती पर दबाव बढ़ गया। कुटीर उद्योग क्यों? कि पहले हमारा जो निर्मित माल होता था वो इंग्लैंड में मांग थी, वहाँ बिकता था। अब इंग्लैंड में उसकी मांग नहीं हुई, बदले में वहाँ से निर्मित माल ही आने लग गया, तो यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, जो अच्छा उद्योग था, वो नष्ट हो गया। उसके बदले में वहाँ से उद्योगों से उत्पादित माल जो सस्ता और तकनीकी दृष्टि से उत्तम था वो बिकने लग गया। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा इसका। ये तो आर्थिक था, यानी कुटीर उद्योग नष्ट होना, करों का बढ़ना, गरीबी, पूंजी संचय का भाव, औद्योगिक विकास का भाव, ये तो था आर्थिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा, राष्ट्रवादी विचारकों ने धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के अंतर्द्वंद को पहचाना और आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सारे दावों को, जो साम्राज्यवादी दावे थे, उनको खारिज कर दिया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। पहले आर्थिक, फिर सामाजिक राष्ट्रवाद, सामाजिक आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। दूसरा, पूंजीवादी जो विचारधारा थी, उसकी जो उपयोगितावादी चिंतन था, उसके कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। भारत में स्वराज्य, शिक्षा आदि का विकास हुआ और इस आर्थिक चेतना से 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार, ये इस अवधारणा का भी विकास हुआ।
ये था राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव, धन निष्कासन से रेशम उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में निवेश हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी। अकाल यानी रेशम उद्योग, व्यापार, इनमें निवेश हुआ और जो खाद्यान्न था उसमें कम निवेश हुआ, जिससे आय घटने लगी, लोगों का जीवन स्तर भयावह हो गया। अकाल बाढ़ से लोग मरने लगे, लोगों का जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा दोनों घट गई, जिस कारण भारत में सामाजिक चेतना जागृत हुई और उसने भारत में सामाजिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये थे धन निष्कासन के आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। अब जो धन निष्कासन था वो मुख्य रूप से किस तरह से हुआ, उसके स्रोत क्या थे? तो उसके मुख्य स्रोत व्यापार से लाभांश था, वेतन पेंशन जो कर्मचारियों को दी जाती थी, लाभांश जो निवेशकों को दिया जाता था, लंदन स्थित कंपनी और भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सचिव परिषद का खर्चा और सैन्य असैन्य सामान खरीदने में, स्टोर परचेज में तो धन जाता था। ऋण जो ब्रिटेन से लिए गए थे नहर में, अकाल प्रशासन में, रेलवे में, उस ऋण का ब्याज के रूप में धन बाहर जाता था। जो उन्होंने पूंजी निवेश किया उसका ब्याज के रूप में भारत से धन बाहर जाता था। जैसे उदाहरण, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रेलवे विकास में पूंजी निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को 5% का ब्याज और गारंटी दी थी। और धन निष्कासन के रमेश चंद्र दत्त ने 3 चरण बताए। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, एक दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। उन्होंने 3 चरण इसमें बताए हैं। पहला वाणिज्यवादी चरण जो 1757 से 1813 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1857, जिसमें ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का से जो अतिरिक्त उत्पादन था, निर्मित माल भारत में बेचना और कच्चा माल ले जाना। तीसरा जो पूंजीवादी चरण, औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण था 1857 के बाद, यहाँ उद्योग, बीमा कंपनियों में निवेश करना। इस धन निष्कासन पर जो इतिहासकार है उनके विचार भिन्न भिन्न है, जिनमें मुख्य रूप से साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी विचारों में भिन्नता दिखाई देती है। साम्राज्यवादी इतिहासकार ये मानते हैं, जिनमें जॉन स्ट्रेची और मोरिस प्रमुख है। जॉन स्ट्रेची मानते हैं भारत का धन लूटा नहीं गया, बल्कि भारत के प्रशासन, उत्तम प्रशासन, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के लिए एक प्राथमिक श्रमिक के रूप में यह धन प्राप्त किया गया। इसी तरह से मोरिस कहते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार की भूमिका एक सजग चौकीदार की थी, जिसने भारत में विकास की संभावनाओं को एक छत्र छाया प्रदान की। राष्ट्रवादी इतिहासकार इनसे विपरीत हैं। वो कहते हैं कि धन निष्कासन प्रक्रिया के कारण भारत में का अल्प विकास हुआ, औद्योगिक सांस्कृतिक पिछड़ापन हुआ। भारत ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों से प्रत्यक्ष तौर पर ये जिम्मेदार है, जिससे भारत का शोषण हुआ, भारत पिछड़ा, भारत सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से कमजोर हुआ। जबकि भारत के धन का लाभ उठाकर ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और सांस्कृतिक मार्ग को प्रशस्त किया। दादा भाई नौरोजी जैसे इतिहासकारों ने बताया कि धन निष्कासन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सबसे घिनौना पक्ष था। ये धन निष्कासन आर्थिक निष्कासन ही नहीं था बल्कि ये नैतिकता का निष्कासन भी था। भारतीय लोगों के उनके अधिकारों से वंचित किया गया। अंत में हम कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश विद्वान है सुलिवान का कथन है, साम्राज्यवादी जो मनोवर्ती को बताता है कि ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था स्पंज है जो गंगा के पानी को सोखता है और टेम्स नदी में निचोड़ देता है। ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था एक स्पंज है जो गंगा के पानी को सोखता है और टेम्स नदी पर निचोड़ देता है। निष्कासित धन कितना गया, इसकी बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका अनुमान लगाया है।
बंगाल प्रांत से होने वाली राजस्व आय के बारे में कंपनी 6 वर्ष 1765 से 1771 के बीच बताया कि 1,30,66,991 पाउंड राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें से 9,27,609 पाउंड खर्च कर दिया गया। शेष 40,39,142 पाउंड इंग्लैंड भेज दिया गया। विलियम डिग्री के अनुसार 1757 से 1815 तक भारत में 50 से 100 करोड़ पाउंड की राशि इंग्लैंड भेजी गई। ये विलियम डिग्री ने बताया, 50 से 100 करोड़। 1828 में मार्टिन मोंटगोमरी ने अनुमान लगाया कि भारत से प्रतिवर्ष 3 करोड़ पाउंड भारत से बाहर भेजा गया, मोंटगोमरी। और जॉर्ज विंसेंट ने 1851 में अनुमान लगाया कि 1834 से 1851 तक लगभग 42 लाख पाउंड भारत से बाहर भेजा गया। इतनी मात्रा में भारत से धन बाहर गया, जिसके कारण भारत को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। ये था धन निष्कासन का सिद्धांत। आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।